Assalamu alaikum. My name is Dr. Taula and I am working as PGR General Surgery Resident BVH Bahawalpur. Today the topic of my presentation is enhanced recovery after surgery. Enhanced recovery after surgery, as it is evident from the name, it is early recovery या rapid response after surgery. ये एक साइंसदान हैं डॉक्टर हेनरिक कैलेक जो सर्जन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ये प्रोसीजर इन्हेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। ये हमारे एक वार्ड की दो डिस्चार्ज स्लिप्स हैं, जिनमें एक पे हमने इन्हेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी का प्रोटोकॉल अप्लाई किया था और दूसरे पे नहीं किया था। तो इसका जो रिकवरी था वो विद इन 1 डे थी। इसमें डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज सही तरह एविडेंट नहीं है। और दूसरे की रिकवरी जो थी वो विद इन 3 डे आफ्टर सर्जरी पेशेंट डिस्चार्ज हुआ था। दोनों का प्रोसीजर हमने सेम ही किया था, अपेंडेक्टमी। Introduction. it is multidisciplinary multimodal approach in which we prepare the patient in such a way that it recover faster from the surgery and return to the normal life as soon as possible. अच्छा, इसके अब एज इट इज़ एविडेंट इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके जो मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन होते हैं, जो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, उसमें सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं पेशेंट को, देन ऑपरेटिंग सर्जन, देन एनेस्थेटिस्ट, स्टाफ नर्स, अटेंडिंग डॉक्टर जो कि पेशेंट को अटेंड कर रहा होता है और डेली जो प्रोग्रेस देख रहा होता है, और आखिर में एक जो और चीज़ ऐड करते हैं इसमें वो है फिजियोथेरापिस्ट। इन सब को हम इंक्लूड करते हैं और उसके साथ सबके साथ ये डिस्कस करते हैं कि हम ये प्रोटोकॉल अप्लाई करने जा रहे हैं। पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, ऑपरेटिंग सर्जन को पता होता है, एनेस्थेटिस्ट को, स्टाफ नर्स को और अटेंडेंट डॉक्टर को। देन वी स्टार्ट दिस protocol. It has 3 component. As it is evident, it is multidisciplinary, multimodal. Multimodal mean it has multiple modes of intervention. 3 component हैं इसके जो मेनली हैं, प्री ऑप, इंट्रा ऑप एंड पोस्ट ऑप। प्री ऑप जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले आता है प्री एडमिशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इसमें हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं एडमिशन से पहले और आफ्टर एडमिशन। पेशेंट को ये बताते हैं कि हम आपका सबसे पहले जो आपने बताना होता है पेशेंट को, उसकी डिज़ीज़ के बारे में बताना है, हम उन पे क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं और उसकी रिकवरी कितनी है, कितनी एक्सपेक्टेड रिकवरी कितने दिनों में है। ये हम पेशेंट में अगर उनके साथ डिस्कस कर लेंगे तो पेशेंट की एंग्जाइटी कम हो जाएगी और पेशेंट जो है वो जो डिस्ट्रेस में होता है प्री ऑप, और पेशेंट मेंटली प्रिपेयर होगा। और एक और चीज़ जो हम इसमें पोस्ट ऑप पेशेंट से पोस्ट ऑप जो करनी होती है पेशेंट से वो डिस्कस करते हैं, वो उसको बताते हैं कि अर्ली एम्बुलेशन, कि अगर आप जल्दी जो है वो चलेंगे, उठ के चलें फिरेंगे तो फिर आपकी जो है रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अर्ली डिस्चार्जिंग प्लान, इसमें भी यही आता है, प्री आप काउंसलिंग करनी है, आपने उसको बताना है कि आप अगर जल्दी उठ के चलने फिरने लग गए और अर्ली एम्बुलेशन हो गई आपकी तो आप जल्दी घर जा सकते हैं। रिड्यूस फास्टिंग ड्यूरेशन। अब नॉर्मली जो हमारे वार्ड्स में मुख्तलिफ वो होता है, हमारा जो नॉर्मली रूटीन होती है, जो प्री ऑप डॉक्टर्स होते हैं, हाउस सर्जन और पीजीआर्स, वो ये बता देते हैं पेशेंट को कि आपने 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। ये जो है वो पेशेंट की जो रिकवरी के लिए बेटर नहीं है। आपने जो अर्ली रिड्यूस फास्टिंग ड्यूरेशन, इसमें ये देखना होता है कि आपने 6 आवर्स बिफोर सर्जरी आप उसको ठोस सॉलिड फूड्स दे सकते हैं, ठोस ग़िज़ा दे सकते हैं, और 2 आवर्स बिफोर सर्जरी आप उसको क्लियर फ्लूइड दे सकते हैं, जैसे कि पानी है, ग्रे वाटर है, क्लियर फ्लूइड जिसमें से आप थ्रू देख सकते हैं, वो आप दे सकते हैं। अब अगर आपने पेशेंट की सर्जरी सुबह 8 बजे करनी है, फिर आप उसको रात के 2 बजे फास्टिंग उसको कहेंगे कि आपने उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना। एक और चीज़ पेशेंट को जो बतानी है आपने, वो ये बतानी है कि दो बजे से पहले आप जो मर्ज़ी खाएं। अच्छा, रात के 2 बजे के बाद आपने खाना बंद कर देना है, पीना जारी रखना है, और सुबह सर्जरी से 2 घंटे पहले मतलब 6 बजे तक आप पानी तक पी सकते हैं। 6 घंटे के बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना। ये है उसके लिए जिसकी आप सर्जरी कर रहे हैं सुबह 8 बजे। अब जिस पेशेंट की सर्जरी प्लान है सेकंड लिस्ट पे, सेकंड है, थर्ड नंबर पे है, जिसकी 10 बजे है, 12 बजे है, अकॉर्डिंगली आप उसको कहेंगे कि आपने फ़लाँ टाइम पे खाना बंद करना है और फ़लाँ टाइम पे पीना। तो पॉइंट ये है कि आपने 6 घंटे पहले उसकी
सॉलिड फूड बंद करनी है और 2 घंटे पहले आपका क्लियर लिक्विड बंद करना है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, इसमें ये होता है कि सर्जरी के दौरान पेशेंट कैटाबोलिक स्टेट में चला जाता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लोड कर देंगे उसको बिफोर सर्जरी 6 आवर्स बिफोर सर्जरी, तो आप उसको कैटाबोलिक स्टेट से बचा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक एनाबोलिक एजेंट है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ फार्मूलेशंस हैं, कुछ नहीं तो आप डेक्सट्रोज जो होता है ग्लूकोज उसको कहते हैं वो पी सकते हैं, या मुख्तलिफ फार्मूलेशन आती हैं इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, आप उसको वो अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन सेलेक्टिव या नो बाउल प्रिपरेशन। जनरली जो हमारी सर्जरी के वार्ड में वो क्या कहते हैं, एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, हम जूनियर्स को कह देते हैं कि ये दिस इज़ फॉर स्टोमा पेशेंट, स्टोमा रिवर्सल पेशेंट। हम पेशेंट को स्टोमा के थ्रू फ्लूइड देते हैं और जब तक नीचे से फ्लूइड ना आ जाए तो स्टोमा वो वाश होता रहता है। अब हमारा ये एक वो हुआ है प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो और जो इंटरवेंशन होती थी उसमें आपने उसको पानी, ऊपर से पानी पिला देते थे प्रॉक्सिमल स्टोमा वाश करने के लिए, या मैनिटोल पिला देते थे और नीचे से उसको नॉर्मल सलाइन ऐड करते रहते थे। अब ये इंडिकेटेड नहीं है इन इरास ये है कि आपने उसको जो स्मॉल बाउल है प्रिपरेशन में उसमें आपने कोई वाश नहीं करना, ना ऊपर प्रॉक्सिमल कोई देना है उसको, ना डिस्टली कुछ वाश करना है। जो लार्ज बाउल है उसमें भी आपने मतलब थोड़ा सा फ्लूइड देना है डिस्टल वाश के लिए, प्रॉक्सिमल वाश उसमें भी नहीं करना। इससे गट ऑस्मोसिस होती है, पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाता है, पोस्ट ऑप रिकवरी कम हो जाती है। तो आपने सिलेक्टिव बाउल प्रिपरेशन करनी है। वीनस थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस उन पेशेंट में करते हैं जो रिस्क पे होते हैं डीवीटी के, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट हैं या उनमें पहले डीवीटी हो चुकी है या कोई फैमिली हिस्ट्री है। जो भी हाई रिस्क पेशेंट है डीवीटी के लिए, उसमें आप वीनस थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस पहले कर देते हैं। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस या इन्फेक्शन प्रोफिलैक्सिस, इसमें आप उसको प्री ऑफ बाथ दे सकते हैं ओवरनाइट नाइट बिफोर सर्जरी और मॉर्निंग ऑफ सर्जरी, दोनों बात देने चाहिए, और एंटीबायोटिक देना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। ये भी पोस्ट ऑफ रिकवरी को बेहतर करता है। प्री वार्मिंग और नॉर्मोथर्मिया, अगर आप कोल्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आप पेशेंट को वार्म इन्वायरमेंट में वार्ड से थिएटर में शिफ्ट करेंगे, और नॉर्मोथर्मिया ड्यूरिंग ऑपरेशन आप मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। नेक्स्ट आता है, ये हैं प्री ऑप कंपोनेंट्स। इसमें जो मेन है, आपने सबसे पहले पेशेंट की एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि पेशेंट की डिस्ट्रेस ना हो। डिस्चार्जिंग प्लान करना है, फास्टिंग कम करनी है, कार्बोहाइड्रेट लोड करने है उसको, बाउल प्रिपरेशन किसको करनी है किसको नहीं करनी, वीनस थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस करना है अगर ज़रूरत है, एंटीबायोटिक देनी है, और वार्मिंग, प्री वार्मिंग और नॉर्मोथर्मिया। नेक्स्ट आता है इंट्रा ऑप कंपोनेंट। अब इंट्रा ऑप कंपोनेंट में भी वही एक्टिव वार्मिंग, इसमें मुख्तलिफ वार्मिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप सिलाइन जो क्रिस्टलाइट देते हैं इंट्रा ऑप, वो आप उसको वार्म दे सकते हैं। अगर आप एब्डोमेन वॉश करें, कोई कैविटी वॉश करें और फोल्ड इन्वायरमेंट है तो वार्म सिलाइन से वॉश करें। इसका अब इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर हाइपोथर्मिया पेशेंट को हो जाता है तो पेशेंट को कोगुलोपैथी में चला जाता है, तो फिर एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, पेशेंट की पोस्ट ऑफ रिकवरी कम हो जाती है। इसलिए प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। मतलब अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। ओपियाइड स्पेयरिंग टेक्निक्स, इसमें आप इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप ये दोनों ओपियाइड स्पेयरिंग टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं ज़्यादातर वो इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप ज़्यादातर होती हैं। इसमें आपने ओपियाइड्स कम से कम यूज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि ये नोज़िया वोमिटिंग करवाते हैं, बाउल आइलिस में चली जाती है, पेशेंट जो है वो सीडेशन में चला जाता है और मोबिलिटी कम हो जाती है। जो मुख्तलिफ जो ओपियाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पोस्ट ऑप रिकवरी को कम से कम करते हैं। इसलिए कोशिश करें जितना आप अवॉइड कर सकें ओपियाइड से, इंट्रा भी और पोस्ट ऑप भी अवॉइड करें। और ओपियाइड की जगह आप उसको प्रोवैस जैसे कि पैरास्टामोल वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल टेक्निक्स। अब सर्जिकल टेक्निक्स में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यूज़ करनी है इरास प्रोटोकॉल में जितना हो सके, और प्रॉपर टिश्यू हैंडलिंग करनी है, हीमोस्टेसिस प्रॉपर सिक्योर करना है और टिश्यू हैंडलिंग प्रॉपर करनी है। अवॉइडेंस ऑफ प्रोफिलैक्टिक एंजियोड्रेन। अब पहले इंट्रा प्री ऑप जो है वो या इंट्रा ऑप
एनजी ड्रेन को अवॉइड करें, कोशिश करें जितना हो सके ड्रेन मिनिमल रखें ताकि बाद में पेशेंट की मोबिलिटी कम हो। पेरी ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट। अब पेरी ऑपरेटिव फ्लूइड इंट्रा आपने इतना देनी है कि ना पेशेंट ओवरलोड में जाए ना डिहाइड्रेशन में जाए। तो मिनिमल मतलब एक उसको प्रॉपर इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड रखना है। जो मिनिमम यूरिन आउटपुट है पर आवर वो 0.5 to 1 ml तक होना चाहिए। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वरना जो है फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा तो भी पोस्ट ऑप रिकवरी कम होगी, और अगर डिहाइड्रेटेड होगा तो भी रिकवरी कम होगी। इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, आपने कितना पर आवर देना है, तो ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है। पेन एंड नॉजिया वोमिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंट्राप हम पेन किलर्स देते हैं या एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं वो बाद में नॉजिया वोमिटिंग करवाते हैं पेशेंट को। उससे बचने के लिए आपने मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5-HT2 इंटागोनिस्ट जैसे ऑनडेनसेट्रॉन है, वो आप इंट्राप दे दें ताकि पोस्ट ऑप नॉजिया वोमिटिंग कम हो, और इंट्राप कोई अच्छा सा पेन किलर भी दे दें, ओपियाइड स्पेयरिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट जो इसका आता है वो आता है पोस्ट ऑप। पोस्ट ऑप में सबसे मेन जो बात है वो है अर्ली एम्बुलेशन। अर्ली एम्बुलेशन इन प्री ऑप में सबसे मेन जो इरास कंपोनेंट है वो है पेशेंट काउंसलिंग और पोस्ट ऑप अर्ली एम्बुलेशन। अब प्री ऑप ही हम अगर काउंसलिंग हमारी अच्छी होगी, हम पेशेंट को ये बता दें कि आपने अर्ली मोबिलाइज होना है, बेड से बाहर जल्दी आना है, तो वो पोस्ट ऑप पेशेंट के माइंड में होगा और पेशेंट जल्दी से जल्दी मोबिलिटी की तरफ आएगा और रिकवरी फास्टन होगी। अब अर्ली एम्बुलेशन का एक प्रॉपर एक वो है, प्रोटोकॉल है कि आपने कब पेशेंट को आउट ऑफ द बेड लेके आना है, कब पेशेंट को कॉरिडोर में चलाना है, कब पेशेंट को कहना है कि आपने बाहर बैठ के खाना खाना है। तो ये एक प्रॉपर वो है, आप उसको पहले से समझा दें। सिंपल रूल ये है कि आपने जो भी पेशेंट प्री ऑप काउंसलिंग करनी है उसको बताना है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपने अपने बेड से बाहर आ जाना है। अगर पेशेंट को स्पाइनल लगा हुआ है या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगा हुआ है तो पेशेंट 6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद वो सीडेटिव इफेक्ट से बाहर, एनेस्थीसिया इफेक्ट से बाहर आ जाता है, तो आप उसको आउट ऑफ द बेड करके चेयर पे बिठा दें। फिर ऑन द डे फर्स्ट आप उसको कॉरिडोर में चलाएं 2-3 दफ़ा। फिर नेक्स्ट डे जो है वो उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करें। और एक और बात, पेशेंट को कहें कि हर जो मील आप ले रहे हैं, जो खाना खाता है अगर पेशेंट, तो आउट ऑफ द बेड आके चेयर पे बैठ के खाना खाएं। तो ये चीज़ें जो है अर्ली एम्बुलेशन में। अर्ली एम्बुलेशन का जो मेन इफेक्ट है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, गट मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों से रिकवरी फास्ट होती है। तो अर्ली एम्बुलेशन जो है, अर्ली मोबिलिटी जो है पेशेंट की पोस्ट ऑप, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑप अवॉइड जो कहते हैं ओपियाइड्स और एनसिड्स, वो इंट्रा भी अवॉइड करना चाहिए, पोस्ट ऑप भी अवॉइड करना चाहिए। तो आप दे क्या सकते हैं, आप पैरास्टामोल इज़ द बेस्ट पेन किलर, तो आप पैरास्टामोल को उसमें दे सकते हैं। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देना ओपियाइड्स, पेशेंट को पेन फ्री रखना है। पेन फ्री में ही पेशेंट, अगर पहले 24 आवर्स में पेशेंट पेन फ्री हो गया तो वो मोबिलिटी की तरफ जाएगा, अगर वरना वो मोबाइल भी नहीं होगा। तो आप फर्स्ट 24 आवर्स में ओपियाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रैशनल यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अर्ली ओरल न्यूट्रिशन, ये भी अब डिपेंड करता है आपने कौन सा प्रोसीजर किया है। अगर आपने गट को इन्वॉल्व नहीं किया है, लाइक थायराइड है, हर्निया है, उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी है, इसमें जिसमें गट की मैनिपुलेशन नहीं हो, आप 6 to 8 आवर्स के बाद उसको ओरल फ्री करवा सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं। अगर पेशेंट लिक्विड बेयर कर रहा है तो फिर सॉलिड्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है, अगर एनास्मोसिस आपने किया है को गट का, तो फिर आप सर्जन से डिस्कस करने के बाद उसको सर्जन गट की वायबिलिटी कैसी थी, गट की जो उसने एनास्मोसिस किया है उसकी क्या मतलब आउटलाइन थी, जो भी अगर सर्जन अलाउ कर रहा है तो आप उसको ऑन डे फर्स्ट और सेकंड डे आप क्या कहते हैं उसको ओरल फ्री करवा सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं। अब जो पुराना रूल था, ट्रेडिशनल था कि 5 से 6 दिन के बाद जब तक गट साउंड नहीं आती या स्टूल फ्लैटस पास नहीं करता, इरास प्रोटोकॉल में वो चीज़ें नहीं आती। आप उसको डे फर्स्ट और सेकंड डे पे शुरू करवा सकते हैं ओरल न्यूट्रिशन। इससे भी गट मोबिलिटी जल्द इंक्रीज़ होगी और गट की जो क्या कहते हैं मोबिलिटी जल्दी आएगी, पेशेंट की रिकवरी फास्टर होगी। अर्ली कैथीटर और ड्रेन रिमूवल, अगर आपने फोलिस पास किया हुआ है इंट्रा फॉर क्या कहते हैं उसको यूरिन आउटपुट मॉनिटर करने के लिए, और या कोई ड्रेन रखा हुआ है किसी एनास्मोसिस के लिए, या कोई आपको पस मिली है उसके लिए, तो जितना जल्दी हो सके ड्रेन रिमूव करें। ड्रेन रिमूवल का सिंपल सा है, अगर 24 आवर्स में 20 ml या उससे कम आ गया है ड्रेन में, तो आप ड्रेन को आउट कर दें नेक्स्ट डे। और पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेबल है
तो आप ड्रेन आउट कर सकते हैं। कैथीटर का भी ये पेशेंट आउट ऑफ बेड है, यूरिन करने के लिए जा सकता है, आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है तो कैथीटर भी आउट कर सकते हैं। च्यूइंग गम दे सकते हैं पेशेंट को, इससे पेशेंट की जो है वो एक किस्म की मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी और जल्दी से वो होगा। डिफाइंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया, अब आपने पेशेंट से डिस्चार्ज क्राइटेरिया ये डिफ़ाइन करना है कि हम आपको जैसे कि हमने आपको पहले शुरू से एक काउंसलिंग की थी, फिर डिस्चार्ज पे एक और काउंसलिंग करनी है कि हम आप उस हिसाब से आप जल्दी रिकवर हो गए हैं, माशाल्लाह घर जा रहे हैं, तो घर में जाके अपने डाइट अच्छी रखनी है। विद इन 2 to 3 आवर्स अगर आप उसको अर्ली विद इन अपना सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन के बाद आप उसको फॉलोअप पे बुलाएं और उसको देखेंगे उसकी रिकवरी कैसे जा रही है, वो उनकी कंडीशन कैसी है और हेल्थ वगैरह कैसी है। तो ये है इरास प्रोटोकॉल। अब इसमें जो एक समरी है वो हमने एक किस्म की मतलब इरास, व्हाट इज़ इरास और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट्स का थोड़ा थोड़ा हमने बता दिए। तो ये अब आई होप कि ये एक समरी है। इसमें वही इरास इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी मॉडल, मल्टी डिसिप्लिनरी में पेशेंट आता है, सर्जन आता है, एनेस्थेटिस्ट आता है, स्टाफ नर्स आती है, फिजियोथेरापिस्ट आता है। मल्टी मॉडल अप्रोच है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं इसके, प्री आप, इंट्रा आप और पोस्ट आप। इससे होता क्या है, फास्ट रिकवरी होती है, अर्ली डिस्चार्ज होता है पेशेंट का और हॉस्पिटल बर्डन कम होता है और पोस्ट आप कॉम्प्लिकेशन मिनिमम होती हैं। तो इसके अलावा एक इसका क्या कहते हैं उसको रेफरेंस भी रखना चाहिए हमारे अपने पास कि हमने एक पेशेंट पे इरास का प्रोटोकॉल अप्लाई किया और एक पे कन्वेंशनल, तो कितना एक हमें बेनिफिट हुआ है। तो हमारे पास ऑडिट भी पेशेंट का होना चाहिए। थैंक यू।